Let us learn the distinguish between reversible process and irreversible process. Let us see few points one by one. The first point here for reversible process, these are hypothetical processes. Hypothetical processes as in the processes which do not take place on their own, or you can say man-made processes. Imaginary processes is actually the मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोसेस. अब इमेजिन कौन करता है? ऑब्वियसली इंसान करता है, करेक्ट ना? तो हाइपोथेटिकल प्रोसेस का मतलब सिंपल वर्ड्स नहीं लेना चाहिए, मैन मेड प्रोसेसेस है ना. तो मैन मेड प्रोसेस अगर रहेगा तो मैन कैन हैव कंट्रोल ओवर इट. दैट मींस मैन कैन रिवर्स द डायरेक्शन, करेक्ट ना? हाइपोथेटिकल प्रोसेस मतलब क्या बोला मैंने? इट इज इमेजिनरी प्रोसेस. इमेजिन कौन करता है? हम करते हैं, इंसान करता है. तो मैन कैन हैव कंट्रोल ओवर इट. दैट मींस मैन कैन रिवर्स इट. तो यहां पे एग्जैक्टली उसका उल्टा आएगा. ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, करेक्ट है ना? ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ऑफ नेचुरल, ऐसा नहीं लिखा है मैंने. क्या बोला मैंने, है ना? इट इज ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल. यू टेक एनी एग्जांपल, है ना? फॉर दैट मैटर लेट्स से वाटरफॉल, है ना? वाटरफॉल ही होता है ना, नीचे से ऊपर नहीं जाता है अपने आप. वाटरफॉल इज अ नेचुरल फिनोमेनन, इट इज इरिवर्सिबल. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कच्चा फल जब पकता है ना, तो इरिवर्सिबल है, करेक्ट है ना? तो ये जितने भी आप नेचर में जितने भी प्रोसेस है जो नेचर करता है वो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं. द सेकेंड पॉइंट इन द डिस्टिंग्विश इज these processes, reversible processes, are non-spontaneous and most of the time they are extremely slow, whereas here these processes, because they are natural, we can say that they are spontaneous and relatively they are rapid. Let us try and understand. What is a spontaneous process? A spontaneous process is the one which takes place on its own without the intervention of any external agency. मतलब इंसान की मदद के बिना जो प्रोसेस अपने आप होता है उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो ऑब्वियसली जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है दे आर नेचुरल. नेचुरल मतलब नेचर को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, नेचर अपनी मर्जी का मालिक है. इंसान की मदद की उसको जरूरत नहीं है, मतलब ही प्रोसेस अपने आप होता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस. और नेचर में जो चेंज होता है वो इतना रैपिड होता है ना, कई बार तो हम लोग नोटिस ही नहीं करते. मोस्ट ऑफ द टाइम हम नोटिस नहीं कर पाते. जैसे अर्थक्वेक आता है जाता है, हमें समझ में भी नहीं आता है ना? कितनी कोशिश इतने साल से इंसान कर रहा है. छोटी छोटी चीजें ले लेते हैं, जैसे छोटी सी कली होती है, उसका फूल कभी खिलता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते हैं. रेनबो आता है, फटक से वैनिश भी हो जाता है, कब आता है एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते. तो नेचुरल प्रोसेस में जब चेंज होता है वो चेंज इतना रैपिड होता है. नॉट द होल प्रोसेस, आई एम नॉट सेइंग द होल प्रोसेस. When any change takes place in nature, it is rapid. Whereas यहाँ पे उल्टा है. जैसे मैंने कहा हाइपोथेटिकल प्रोसेसेस इमेजिनरी मतलब मैन मेड है, तो मैन कैन हैव कंट्रोल मतलब हम रिवर्स कर सकते हैं, और वो अपने आप नहीं होता है. जब हम मैन मेड कह रहे हैं इसका ही मतलब ये होता है कि इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, वो खुद ब खुद नहीं हो रहा है. द प्रोसेस विच कैन नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन unless and until there is external help, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं. इट इज एक्सट्रीमली स्लो. आप कोई भी एग्जांपल्स देख सकते हैं. रैपिड नेचुरल प्रोसेस जितना रैपिड होता है उसके कंपैरिजन में मैनमेड प्रोसेसेस होते हैं, है ना, दे आर रिलेटिवली वेरी स्लो. जैसे अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, मैनमेड है, करेक्ट और नॉट? केमिस्ट्री लैब में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट लेते हैं, तो उसमें आपको फर्स्ट बबल जब आता है ना, फ्यूजन ट्यूब होता है, आप हाथ में बर्नर लेके, है ना, उस लिक्विड को हीट करते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं. और कब निकालते हैं बॉइलिंग पॉइंट हम लोग? है ना, जो फर्स्ट बबल आता है आप देख सकते हैं इतना वो स्लो है, आपको मौका दे रहा है रीडिंग लेने का. लेकिन किसी ऐसे नेचुरल प्रोसेस का एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में रीडिंग ले सकते हैं क्या?
जैसे हम लोग कड़ मतलब दही जमाते हैं, कैसे मिल्क टू दही में कैसे कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा दही बहुत सारे दूध में हम लोग डालते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं क्या एग्जैक्टली कि पहला मॉलिक्यूल मिल्क का दही में कब कन्वर्ट हुआ? नहीं बता सकते, नेचुरल प्रोसेस है ना। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट दिया आप उसमें रीडिंग ले सकते हैं, पहला बबल देख सकते हैं, मर्क्यूरी अंदर द थर्मोमीटर जो होता है ना, वो रुकता है, आपको मौका देता है रीडिंग देने का। इन दैट सेंस है ना, दीज प्रोसेसेस आर स्लो। The second point in the distinguish is these processes, reversible processes, are non-spontaneous and most of the time they are extremely slow, whereas here these processes, because they are natural, we can say that they are spontaneous and relatively they are rapid. Let us try and understand what is a spontaneous process. A spontaneous process is the one which takes place on its own without the intervention of any external agency. मतलब इंसान की मदद के बिना जो प्रोसेस अपने आप होता है उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ऑब्वियसली जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है दे आर नेचुरल। नेचुरल मतलब नेचर को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, नेचर अपनी मर्जी का मालिक है, इंसान की मदद की उसको जरूरत नहीं है, मतलब ही प्रोसेस अपने आप होता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। और नेचर में जो चेंज होता है वो इतना रैपिड होता है ना, कई बार तो हम लोग नोटिस ही नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम हम नोटिस नहीं कर पाते। जैसे अर्थक्वेक आता है जाता है, हमें समझ में भी नहीं आता है ना, कितनी कोशिश इतने साल से इंसान कर रहा है। छोटी छोटी चीजें ले लेते हैं, जैसे छोटी सी कली होती है उसका फूल कभी खिलता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते हैं। रेनबो आता है फटाक से वैनिश भी हो जाता है, कब आता है एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। और नेचुरल प्रोसेस में जब चेंज होता है वो चेंज इतना रैपिड होता है, नॉट द होल प्रोसेस, आई एम नॉट सेइंग द होल प्रोसेस, when any change takes place in nature it is rapid, whereas यहाँ पे उल्टा है। जैसे मैंने कहा हाइपोथेटिकल प्रोसेसेस इमेजिनरी मतलब मैन मेड है, तो मैन कैन हैव कंट्रोल मतलब हम रिवर्स कर सकते हैं, और वो अपने आप नहीं होता है। जब हम मैन मेड कह रहे हैं इसका ही मतलब ये होता है कि इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, वो खुद ब खुद नहीं हो रहा है। द प्रोसेस विच कैन नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन अनलेस एंड अनटिल देयर इज एक्सटर्नल हेल्प, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं, इट इज एक्सट्रीमली स्लो। आप कोई भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, रैपिड नेचुरल प्रोसेस जितना रैपिड होता है उसके कंपैरिजन में मैनमेड प्रोसेसेस होते हैं है ना, दे आर रिलेटिवली वेरी स्लो। जैसे अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, मैनमेड है, करेक्ट और नॉट? केमिस्ट्री लैब में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट लेते हैं, तो उसमें आपको फर्स्ट बबल जब आता है ना, फ्यूजन ट्यूब होता है, आप हाथ में बर्नर लेके है ना उस लिक्विड को हीट करते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। और कब निकालते हैं बॉइलिंग पॉइंट हम लोग? है ना, जो फर्स्ट बबल आता है आप देख सकते हैं इतना वो स्लो है, आपको मौका दे रहा है रीडिंग लेने का। लेकिन किसी ऐसे नेचुरल प्रोसेस का एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में रीडिंग ले सकते हैं क्या? जैसे हम लोग कड़ मतलब दही जमाते हैं, कैसे मिल्क टू दही में कैसे कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा दही बहुत सारे दूध में हम लोग डालते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं क्या एग्जैक्टली कि पहला मॉलिक्यूल मिल्क का दही में कब कन्वर्ट हुआ? नहीं बता सकते, नेचुरल प्रोसेस है ना। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट दिया आप उसमें रीडिंग ले सकते हैं, पहला बबल देख सकते हैं, मर्क्यूरी अंदर द थर्मोमीटर जो होता है ना, वो रुकता है, आपको मौका देता है रीडिंग देने का। इन दैट सेंस है ना, दीज प्रोसेसेस आर स्लो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Let's see the next point, that is the third point in the distinguish. Very, very, very important. The third point is very important. It says that the difference between the opposing force and the driving force, the difference between two forces, driving and opposing force, is infinitesimally small. It is infinitesimally small. And fourth point is very much connected to this. It says that maximum work is done. And maximum work is obtained. Right? Exactly opposite यहाँ पे आएगा. The third point here, it is going to be the difference between
the driving force and the opposing force, driving and opposing force is extremely large. And negligible work is done, है ना. एक्चुअली नो वर्क इज डन भी लिख सकते हैं, बट मैं ऐसे लिखता हूं नेग्लिजिबल वर्क इज डन, है ना. ये आप इजीली देख सकते हैं. पहले ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स क्या होता है वो देख लेते हैं, है ना. वो फोर्स जिसकी वजह से वर्क होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइविंग फोर्स. तो जो फोर्स वर्क को रोकता है उसको क्या कहेंगे, इट हैज टू बी द अपोजिंग फोर्स. जैसे मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा है, किसी बैट्समैन ने शॉट खेला एंड द बॉल इज ट्रैवलिंग ऑल अलोंग द ग्राउंड टुवर्ड्स द बाउंड्री. तो बैट्समैन ने जो शॉट मारा है ना, व्हाट इज दैट, इट इज अ ड्राइविंग फोर्स एक्टेड अपॉन दैट बॉल, करेक्ट. लेकिन वो बॉल जाते जाते रुक जाता है. क्यों रुक जाता है, किसी फील्डर ने रोका नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं जाके रुकता है ना. बाउंड्री पे बैंड करेगा, इसके लिए रुकेगा. ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वजह से उसका स्पीड धीरे धीरे कम होता है, करेक्ट, और वो रुक जाता है. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो गया, दैट इज अपोजिंग फोर्स. तो जो फोर्स वर्क करवाता है व्हाट इज दैट, ड्राइविंग फोर्स. और जो फोर्स वर्क को रोकता है वो क्या हो गया, अपोजिंग फोर्स. और इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस जब होता है तो ऑब्वियसली प्रोसेस इरिवर्सिबल रहेगा, करेक्ट और नॉट. आप देख सकते हैं सारे नेचुरल प्रोसेसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में जबरदस्त, है ना, एक्सट्रीमली लार्ज डिफरेंस होता है. जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो कि हम लोग एक वर्क कर रहे हैं गोइंग अगेंस्ट द नेचर. एक बात याद रखना, वर्क तो हम लोग ही करते हैं, करेक्ट है. नेचर नेवर वर्क्स फॉर अस, नेवर वर्क्स विद अस. समझ में, ना अपने लिए काम करता है ना अपने साथ काम करता है. नेचर अपनी मर्जी का मालिक है, वर्क तो हम ही करते हैं. तो ऐसा मान लो कि मैं नायगरा फॉल्स के नीचे खड़ा हूं और मैं नायगरा फॉल्स का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं. सो आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म अ वर्क. तो जो मैं ताकत लगाऊंगा, जो फोर्स मैं लगाऊंगा, दैट शुड बी ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूं, उसको उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूं नायगरा फॉल्स को, करेक्ट ना. और नायगरा फॉल्स का जो पानी मेरे ऊपर गिरेगा, है ना, विद फोर्स, दैट इज सपोज टू बी द अपोजिंग फोर्स. अब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में एक्सट्रीमली लार्ज डिफरेंस होने की वजह से नो वर्क इज डन, करेक्ट ना. नेचुरल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस बहुत होता है, इसके लिए उसको रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है और कोई वर्क आपको मिलेगा नहीं. जबकि मैनमेड प्रोसेस में the difference between driving and opposing force is infinitesimally small, very small. तभी तो उसको रिवर्स किया जा सकता है and you'll get maximum work. कॉमन सेंस चाहिए. अगर आप मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है, इंसान किसी भी प्रोसेस में कब इंटरेस्टेड होगा, कभी हाथ डालेगा, जब उससे मैक्सिमम वर्क मिलेगा. और मैक्सिमम वर्क के लिए नेसेसरी कंडीशन कैसे है ना, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं. Okay, so I was talking about the third and fourth point which I am supposed to explain, that reversible मतलब man-made process में the difference between driving force and opposing force is infinitesimally small and maximum work is done. कैसे, मैं अभी आपको explain करता हूँ, है ना. एक situation देता हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा erase करके, है ना, just ये ऐसा मान लो कि there is a cylinder जिसके अंदर गैस है ऑब्वियसली, है ना, और उसको एक पिस्टन लगा है. पिस्टन ऐसे जैसे साइकिल के टायर में हवा भरने का पंप होता है, नहीं, साइकिल के टायर में हवा भरते हैं ना पंप करके, ऐसा. तो ये है एक रफ डायग्राम. इसके अंदर गैस है ऐसा मान लो. नाउ दिस गैस, है ना, wants to expand, wants to do the work of expansion, ऐसे लिखता हूं क्लियरली. तो वर्क हो गया कि नहीं, वर्क ऑफ एक्सपांशन, ऐसे गैस एक्सपांड हो रहा है, ऐसा जो कॉमन मैन कहता है. केमिस्ट्री की भाषा में मैं क्या बोल रहा हूं, तो गैस इज परफॉर्मिंग वर्क ऑफ एक्सपांशन. तो गैस एक्सपांड होगा कैसे समझेगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा कि नहीं, धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा, है ना. गैस इसको धक्का मारेगा मान लो, है ना. तो ये पिस्टन जो है ना, थोड़ा टिक कर लेता हूं ऐसे, है ना, ये ऊपर जाएगा, मतलब गैस इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा. ये गैस प्रेशर लगा रहा है, पी, दिस इज अ प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस. तो ये प्रेशर क्या हो गया, आपका ड्राइविंग फोर्स हो गया, ड्राइविंग फोर्स, करेक्ट ना, है ना. दिस इज बिकमिंग योर ड्राइविंग फोर्स. मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में डीएफ. डीएफ मतलब
ड्राइविंग फोर्स हो गया, करेक्ट है ना। और ऊपर से सपोज मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हवा का प्रेशर है ना, पी एक्सटर्नल बाहर से जो डाउनवर्ड्स है, करेक्ट ना, तो उसको क्या कहेंगे ओ एफ, मतलब अपोजिंग फोर्स, वो हो गया पी एक्सटर्नल ऐसे। अब मैं चाहता हूं कि इस गैस ने इट शुड परफॉर्म मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क मतलब पिस्टन को धक्का मारते 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 इधर तक लाना चाहिए, ये दिस इज मैक्सिमम एक्सपांशन। एक्सपांशन होके यहीं पे बीच में रुक गया तो एक्सपांशन तो हो गया, लेकिन दैट इज नॉट मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क मतलब जितनी जगह अवेलेबल है, इसके ऊपर तो नहीं जा सकता, इधर सिलेंडर है ना खत्म हो रहा है, तो यहां तक अगर पिस्टन आया मतलब मैक्सिमम एक्सपांशन होगा। कब होगा है ना, हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग 4 कंडीशंस कंसीडर करते हैं। जस्ट हियर मान लो कि P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P, मतलब अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स से ज्यादा हो गया, मतलब बाहर से जो ताकत लगाई गई है वो ज्यादा है और गैस जो ताकत लगा रहा है वो कम है, तो एक्सपांशन होगा क्या है ना, मैक्सिमम एक्सपांशन होगा क्या, मैक्सिमम एक्सपांशन क्या, एक्सपांशन भी नहीं होगा, उल्टे का कंप्रेशन होगा, क्योंकि बाहर की ताकत ज्यादा है और अंदर की ताकत कम है, तो पिस्टन तो नीचे जाएगा, तो उल्टा वर्क हो गया, ये अपने को नहीं चाहिए, मतलब इससे आपको मैक्सिमम एक्सपांशन नहीं मिलेगा, एक्सपांशन ही नहीं मिलेगा। सेकेंडली मान लो P एक्सटर्नल 0 है, अब P एक्सटर्नल 0 है मतलब क्या, अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, मतलब कोई अपोज करने वाला ही नहीं है ना, तो ड्राइविंग ही ड्राइविंग फोर्स है, लगाओ ताकत, ऐसा होता नहीं है। अगर P एक्सटर्नल नहीं रहेगा तो P भी नहीं आएगा, P जो है ना वो एक्शन है और ये जो P एक्सटर्नल है ना वो एक्शन है और P जो है वो रिएक्शन है, तो अगर एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया, ऐसा गलती से भी मत सोचना कि P एक्सटर्नल 0 मतलब कोई अपोजिंग फोर्स नहीं, कोई अपोज करने वाला नहीं, अपनी मर्जी चलो करो एक्सपांशन, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका जो एग्जिस्टेंस है उसका अस्तित्व ही इसकी वजह से, क्या बोला, ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। आर यू गेटिंग द है ना, जैसे मैं कुछ एनालॉजी से आपको समझाता हूँ और फॉर्मूला से भी ये प्रूव करता हूँ। आपने अगर छोटे बच्चों के साथ अगर आपने खेला है, 2.5-3 साल का बच्चा, ऐसा छोटा बच्चा होगा, आपने खेला होगा, आपने ऐसा ऑब्जर्व किया रहेगा कि उस उम्र में बच्चे आप जो बताते हैं उसका उल्टा ही करते हैं, करेक्ट है ना, ये भी एक छोटा बच्चा है, आप जो बताएंगे उसका उल्टा ही करेंगे, इसके लिए मैं वो एनालॉजी दे रहा हूँ है ना। वो छोटा बच्चा उस उम्र में वो अच्छा भी लगता है ना, कॉलेज की उम्र में वो करेंगे तो मार पड़ती है ऑब्वियसली, करेक्ट है ना। जो सपाट है ना, छोटा बच्चा होता है 2.5-3 साल का, उसको आप जो बताएंगे उसका उल्टा वो करता है। जैसे मान लो कि आपने घर को नया कलर किया है, उस बच्चे को बताया कि अभी दीवार पे ऐसा लिखना मत है, तो वो जानबूझ के लिखेगा, आप सोए रहेंगे ना तो बराबर वो उसके ऊपर लिखेगा, करेक्ट है। सपोज किसी क्लासरूम में वो छोटा बच्चा आ गया, आप बोलेंगे बेटा बेंच पे चढ़ना मत, तो वो ऊपर चढ़ के उसके ऊपर से जंप भी मार के दिखाएगा, आप जो बोलेंगे उसका उल्टा करते हैं। तो यू नो हु इज अ स्मार्ट पेरेंट, ऐसे बच्चे से अगर काम निकलवाना रहेगा तो कैसे करना चाहिए, आपने उल्टा बताना चाहिए, आप जो चाहते हैं ना उसका उल्टा आपने बताना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि उस बच्चे ने कुछ खाना चाहिए, तो आपने बताओ उस बच्चे को बताओ कि बेटा तू ये मत खा, तो वो जानबूझ के खाएगा क्योंकि आपने ना बोला है, करेक्ट ना। तो उस उम्र में वो उल्टा करते हैं। वैसे ही ये छोटा बच्चा है, ये जो छोटा बच्चा है उसको एक्सटर्नल प्रेशर क्या बोलता है, मैं तुझे एक्सपांड होने नहीं दूंगा, तो ये बच्चा क्या बोलता है, कैसे नहीं होने देगा, और फिर वो धक्का मारेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो यही अगर आप हटा लेंगे तो ये धक्का मारेगा नहीं, वो नहीं होगा। दूसरा मैं फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकता हूं, एक फॉर्मूला है आगे जाके हम लोग प्रूव करने वाले, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आई होप यू ऑल कैन सी, इट इज -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। इसका प्रूफ है, ऐसे ही फालतू में नहीं दे रहा हूं, जिसमें P एक्सटर्नल 0 डाल के देखो तो, इसमें P एक्सटर्नल 0 डालो तो वर्क भी 0 आएगा, प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लीकेशन में एक टर्म अगर 0 हो गया तो वर्क डन इज 0, तो P एक्सटर्नल 0 हो गया तो नो वर्क इज डन। ये भी कंडीशन अपने लिए अच्छा नहीं है। ओके, थर्ड कंडीशन देखते हैं। नाउ लेट्स सी, लेट अस जस्ट इमेजिन दैट द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर एग्जैक्टली इक्वल, मतलब गैस ने अंदर से जितनी ताकत लगाई है ना, ऊपर से उसका जो ओपोनेंट है, उसका दुश्मन P एक्सटर्नल, वो भी उतनी ताकत लगा रहा है, जितनी ताकत अंदर से उतनी ताकत बाहर से अगर लगी तो वर्क तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पिस्टन ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, करेक्ट है। इसका मतलब ये डेल्टा V 0 हुआ कि नहीं, वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं है, डेल्टा V 0 हो गया तो देयर इज नो वर्क डन, तो ये भी क्या है, करेक्ट है ना। अब है ना सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, व्हाट इज दैट, P इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, मतलब गैस ने लगाई हुई ताकत ज्यादा है, उसका जो दुश्मन है उसकी ताकत कम है ना, नीचे से लगाई हुई ताकत ज्यादा है, तो इसमें एक्सपांशन होगा, लेकिन अपने को मैक्सिमम एक्सपांशन चाहिए। तो इसमें भी 2 कंडीशंस आपको बताता हूं, जस्ट सी, आई होप यू आर गेटिंग दिस। फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन ऐसे लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में
मान लो P is somewhere around 0.4 units and P external is 0.399 ऐसे, करेक्ट है नॉट? और यहां पे P वही लेता हूं 0.4 और यहां पे P एक्सटर्नल उसका जो दुश्मन है उसको ले लेते हैं 0.001 ऐसे लेते हैं। तो दोनों ही केस में आप देख सकते हैं P बड़ा है और P एक्सटर्नल छोटा है, जैसे होना चाहिए। P बड़ा है और P एक्सटर्नल छोटा है, मतलब एक्सपांशन तो तय है, लेकिन इसमें से इसमें मैक्सिमम एक्सपांशन नहीं होगा, मैक्सिमम एक्सपांशन इसमें ही होगा, है ना। ये मैक्सिमम एक्सपांशन इसमें क्यों होगा, है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर ये गैस से लगाई हुई ताकत है और ये क्या है, उसका दुश्मन है जो उसको अपोज कर रहा है, अपोजिंग है, करेक्ट ना। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब क्या, दुश्मन भी बराबरी वाला है, दुश्मन की ताकत भी उतनी ही है। तो हम भी अपनी, ये गैस भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि नहीं, क्योंकि अपोनेंट उसको जो अपोज कर रहा है वो भी ऑलमोस्ट उसकी जितनी ताकत रखता है। लेकिन यहां पे क्या है, जो दुश्मन है वो चिंदी है, बहुत छोटा है, देखो तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो गैस अपनी पूरी ताकत लगाएगा नहीं तो उसको मैक्सिमम एक्सपेंशन मिलेगा नहीं, यहां पे मैक्सिमम एक्सपेंशन मिलेगा। आप देख सकते हैं ये ड्राइविंग फोर्स है और ये अपोजिंग फोर्स है, एंड द डिफरेंस इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। The difference between driving force and opposing force is infinitesimally small. Maximum work is done. यही तो लिखा है. Can you see that? The difference between the driving and opposing force is infinitesimally small, and maximum work is done in the reversible process. I hope it is very much clear. Okay, so up till now we have seen 4 points of distinguish. Now the fifth point, again very important. Here you all can see thermodynamic equilibrium is established or achieved at any point of time during the process, in ongoing process में जब हमारी मर्जी, तब हम लोग थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। जबकि यहां पे एग्जैक्टली उल्टा आएगा, थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम is established only when the process ends, or only when the process stops at the end of the process. Notice thermodynamic equilibrium. आपको याद है ना, मैं यहां पे आपको याद दिला रहा हूं, है ना। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या मतलब होता है इसका? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एक्सेट्रा, मतलब सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाते हैं, साइमल्टेनियसली कांस्टेंट हो जाते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक याद है ना, जिसको हमारे सेंसेस की मदद से हम लोग, जिसमें होने वाला चेंज हम लोग फील कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये सारे प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर वगैरह, इसमें होने वाला बदलाव महसूस करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है ना। अगर आपके पास सेंस है, आप कॉमन नॉर्मल इंसान है मेरी तरह, तो इन सभी में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में होने वाला चेंज आप ऐसे ही महसूस कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और कोई ऑनगोइंग प्रोसेस है, प्रोसेस में ये सारे एक साथ साइमल्टेनियसली अगर कांस्टेंट हो गए, मतलब क्या आ गया, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम समझा। अब ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल मतलब क्या, मैंने बताया ना, मैन मेड, करेक्ट और नॉट, मैंने बताया था, है ना, चाहे तो यहां पे लिखता हूं ऐसे, ये मैन मेड है, करेक्ट ना। मैन मेड प्रोसेस में मैन कैन हैव कंट्रोल ओवर इट, हमारी मर्जी से वो चलने वाला है। तो कोई प्रोसेस चल रहा है बीच में ही, जब मेरी मर्जी, तब मैं टेम्परेचर, प्रेशर कभी भी कांस्टेंट कर सकता हूं,
करेक्ट ना, वही लिखा है इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड और एस्टैब्लिश्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में। ये नेचुरल प्रोसेस है ना, आप जानते हैं दिस इज नेचुरल। तो कैन वी हैव कंट्रोल ओवर नेचुरल प्रोसेस? सवाल ही पैदा नहीं होता है। नेचर अपनी मर्जी का मालिक है। कोई नेचुरल प्रोसेस चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस में आप प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर सकते, करेक्ट ना, जैसे अर्थक्वेक चल रहा है। अब अर्थक्वेक आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कोई ऐसा नॉब घुमाएंगे, है ना, प्रेशर जो डेवलप होता है ना, अर्थ क्रस्ट के नीचे प्रेशर डेवलप होता है और फिर वो फटता है, पूरा इरप्ट होता है, अर्थक्वेक होता है, करेक्ट ना। तो प्रेशर ऐसा नॉब घुमा के, बटन घुमा के प्रेशर रोकेंगे, फिर बोलेंगे भाई थोड़ा तो रुक, फिर हम लोग गांव शहर थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, फिर वापस बटन दबाया, वापस आ गए। ऐसा बीच में कुछ कर नहीं सकते। अर्थक्वेक आएगा, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, है ना, इरिवर्सिबल। अर्थक्वेक आएगा, करेक्ट ना, सब कुछ तहस नहस करेगा पूरा। फिर अर्थक्वेक जब रुकेगा तब प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम क्या रीडिंग लेने वाला भी कांस्टेंट हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन बीच में कुछ नहीं हो सकता है। आर यू आर गेटिंग दिस? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना, ये जो इरिवर्सिबल मतलब ही नेचुरल प्रोसेस है, उसके बीच में अचीव नहीं हो सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। Okay, in the previous lecture, that is lecture 3, we've started with process, and I told you there are all in all 7 processes like adiabatic, isothermal, isochoric, isobaric, reversible, irreversible, and cyclic process. Out of which in lecture 3 we have seen the distinguish between the adiabatic process and isothermal process. In this lecture, lecture number 4, I started with the distinguish between reversible and irreversible. Now let's see the next 3 processes. It is going to be number 5. It is isochoric process. Now in isochoric process, one should remember that the volume of the system remains constant. The volume of the system remains constant. That is, what you can say is delta V is 0. है ना, वॉल्यूम इज जीरो ऐसा नहीं है, इट इज डेल्टा वी जीरो। डेल्टा मतलब चेंज, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, करेक्ट ना, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हो गया। देन कम्स आइसोबारिक प्रोसेस। इन दिस केस, इन दिस प्रोसेस, द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। द प्रेशर डज नॉट चेंज। सो व्हाट डज दैट मीन? It means delta P is equal to 0. This is process number 6. Now, next one, that is process number 7. It is cyclic process. What is a cyclic process? It is a process in which a system goes through series of changes and comes back to its original state. करेक्ट ना, मतलब मान लो कोई सिस्टम है विच इज देयर एट पॉइंट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो अभी इसको साइक्लिक प्रोसेस नहीं कहेंगे, डी टू ए आना चाहिए। तो ए को निकला, इनिशियल स्टेट को गया और वापस यहीं पे आया, तो ए को निकला और ए को वापस आया, मतलब साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन सपोज मैं ऐसे बताता हूँ, ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया, ऐसे, फिर वापस ऐसे आया, ऐसे। तो यहां पे भी तो ए से निकला और ए को वापस आया कि नहीं, ऐसे। लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, करेक्ट ना, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। आर यू गेटिंग इट? है ना, ये वाला है साइक्लिक। आर यू गेटिंग दिस? है ना, मतलब सपोज हम लोग ऐसा लेते हैं कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब कंडेंसेशन, है ना, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, फ्रीजिंग, फिर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया, तो साइक्लिक हो गया, करेक्ट ना। या नेचर में होता है वाटर साइकिल, करेक्ट ना, समुद्र का पानी सनरेज की वजह से किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर्स।
वेपर्स किस में कन्वर्ट होता है, क्लाउड्स, फिर क्लाउड्स क्या होता है, उल्टा आता है क्या वापस, क्लाउड टू वेपर्स, वेपर्स टू सी वाटर, ऐसा नहीं होता है। क्लाउड्स का क्या होता है, रेन वाटर, तो डायरेक्ट क्या हो गया, सी टू ए आया ना, बीच में जो बी है वो स्किप हो गया, तो ही साइक्लिक होगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये साइक्लिक नहीं है। और एक चीज इसके बारे में देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ऑल स्टेट फंक्शंस, है ना, स्टेट फंक्शंस मतलब जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ऑल स्टेट फंक्शंस आर जीरो, है ना, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, करेक्ट ना। जैसे कि डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो T2 और T1 सेम हो जाएगा, क्यों, साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो इनिशियल स्टेट होता है वही फाइनल स्टेट है, तो T1 और T2 अगर सेम हो गया तो उसका सब्सट्रैक्शन तो जीरो आएगा, करेक्ट ना। डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा बी, मतलब ये सारे स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। इसका ही मतलब वर्क एंड हीट आर नेवर जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि ये दो क्या है, these are path functions. I hope you remember this. Correct or not? These are path functions. They depend on path. These depend on state, initial state and final state only. They don't depend on path. करेक्ट ना। तो सारे स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो होते हैं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट है, करेक्ट ना। लेकिन जो पाथ फंक्शन है, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब वर्क एंड हीट, ये कभी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो नहीं होगा। जैसे मान लो कोई आदमी इधर खड़ा है ना, वो ए टू बी गया, बी टू सी, डी जाके वापस ए आया, तो आप क्या बोलेंगे, वर्क किया ही नहीं, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से मैंने वर्क, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट देखता नहीं, वर्क क्या देखता है, पाथ देखता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो वर्क एंड हीट विल नेवर बी जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस। दैट इज ऑल अबाउट द प्रोसेसेस। 7 प्रोसेसेस हमने देखा है। फर्स्ट वन वाज एडियाबैटिक आइसोथर्मल, उसका डिस्टिंग्विश वाज लेक्चर 3, दिस इज लेक्चर 4। And we started with the distinguish between reversible, irreversible, that is 3 and 4, process number 3 and 4. This is process number 5, isochoric, process number 6, isobaric, and this is for cyclic process. I hope you have understood this today's lecture. Please revise this lecture again and again. You need to see the entire lecture very slowly. It's very easy to understand. I have given a lot of analogies. बहुत सारे examples दिए, आप शांति से देख सकते हैं, और देखने के बाद समझा, अच्छा लगा, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज द यूट्यूब चैनल, है ना, अतुल पुराणिक मेरे नाम से ही है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।